सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, हाँ, ये है फरहान अख्तर की। अच्छा। फरहान अख्तर जो है वो बॉलीवुड के एक्टर हैं। तो ये हमारे पास मैसेज आए थे बहुत सारे, कोल्हापुर और मुंबई से। जावेद अख्तर के बेटे हैं ये। हाँ हाँ, जावेद अख्तर के बेटे। हाँ, जावेद अख्तर जो शायर है ना, हाँ, उनके बेटे हैं। फरहान अख्तर बॉलीवुड के एक्टर हैं। इनकी जन्म कुंडली, तो फरहान अख्तर की जन्म कुंडली मीन लग्न है और कर्क राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश गुरु चर में है, अष्टमेश का शुक्र चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। और शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये भी अल्प हो गई। तो एक तरह से दीर्घ और दो तरह से अल्प, है ना। अच्छा, अब राजयोग देखे जाए तो एक तरह से ये मध्य आयु की कुंडली है। एवरेज तो मध्य आयु। हाँ, एवरेज में मध्य आयु निकलेगी। अच्छा, अगर दो तरीके से अल्प होती और एक तरीके से मध्य होती तो अल्पायु में जाती ना। हाँ, तो तब अल्पायु में जाती, एवरेज अल्पायु बैठता। तो लग्नेश गुरु एकादश घर में है, नीच का, मकर राशि में, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचम घर में चंद्रमा स्वग्रही बैठा है, ये मजबूत है। यहाँ पर कोई राजयोग तो नहीं बना रहा, लेकिन ये ठीक है अपने हिसाब से। भाग्येश मंगल धन भाव में बैठा है, मेष राशि में स्वग्रही, और इसकी 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पे आ रही है ना। इसलिए धन और भाग्य के लिए ये जन्म कुंडली ठीक है। दसम घर में एक राहु सूर्य बुध 3 ग्रह बैठे हैं, तो एक तरह का बुधादित्य का योग यहाँ दसम घर में बना रहा है, सूर्य बुध का, है ना। लेकिन राहु से थोड़ा कमजोर पड़ेगा, फिर भी ये अपना फल तो देगा ही। ठीक, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कोई राजयोग नहीं। ये पहली कुंडली है, हाँ, कि जिसमें केंद्र त्रिकोण का डायरेक्ट राजयोग नहीं है। राजयोग नहीं, है ना। हाँ, कोई राजयोग नहीं। तो बस केवल भाग्य भाव की मंगल धन भाव में बैठा है अपने घर का, मेष राशि में भाग्य भाव की दृष्टि है, और पंचम घर में चंद्रमा स्वग्रही बैठा है। यही तो अच्छी स्थितियां हैं। और दसम घर में बुधादित्य का योग बना है। लाभ भाव में गुरु शुक्र का योग बना है, एक लक्ष्मी योग कहलाता है ये, है ना। और इसका मालिक शनि चौथे घर में बैठा है। सीधी सी बात है कि पैतृक रूप से ये धनवान के घर में इनका जन्म हुआ है। हाँ, तो इनके पिताजी जो है वो, हाँ, तो वही चीज अपने फील्ड में बड़े आदमी हैं। हाँ। अब इनका करियर देखो, तो दसम घर का जो गुरु है ये यहाँ लाभ भाव में नीच का पड़ा हुआ है ना। और ये पराक्रम के मालिक और अष्टम के मालिक शुक्र के साथ है। ठीक, और शनि की यहाँ आ रही है एक दृष्टि नीचाभिलाषी दसम घर पे। ये क्या होगा, ये सारा जो राहु बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन है, बुधादित्य योग के कारण है ना, इनको फिल्में तो मिलेंगी, तो फिल्मी करियर में सफलता बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। हाँ, अब इस बुधादित्य योग के कारण फिल्में तो मिलती रहेंगी। अच्छा, हाँ, वो चलता रहेगा। लेकिन दशमेश लाभ भाव में गुरु नीच का पड़ा हुआ, और शनि की वहाँ पे नीचाभिलाषी दसम घर पर दृष्टि है। इस कारण से फिल्मी करियर कोई बहुत सफल नहीं है ना। हाँ, तो सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। इनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लॉन्च हुई, लेकिन सफल नहीं हुई। हाँ, वही चीज।
और जबकि वो फिल्में जो है वो बायोग्राफी थी किसी किसी की, मिल्खा सिंह की थी, बहुत बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी की है, लेकिन सफल नहीं हो पाई फिल्में। हाँ, तो वो ये चूंकि इस ग्रह स्थिति ऐसी है जन्म कुंडली में, इसके कारण ऐसा है। बाकी ठीक है, करियर अपना चलता रहेगा, और बाकी धन वन की कोई कमी नहीं है, सुखों में कोई कमी है नहीं, क्योंकि चतुर्थेश बुध यहाँ चौथे घर को देख रहा है ना, तो इसलिए वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। हाँ, 12वें घर का लाभ भाव का मालिक शनि यहाँ दसम घर में बैठा, तो उसको हमने बता ही दिया कि दशमेश गुरु वहाँ नीच का पड़ा है, उसका मालिक शनि चौथे घर में बैठा है, तो पैतृक रूप से धनवान है। हाँ, तो बात अच्छा, ये इसमें गुरु का नीच भंग बहुत लोग समझेंगे कि गुरु यहाँ नीच में बैठा है तो शुक्र केंद्र में आ गया, नीच भंग तो होगा नहीं, शनि केंद्र में, शनि, हाँ शनि नहीं, केंद्र ये में नीच भंग इस तरह से नहीं है ना, नहीं, हमारे हिसाब से नहीं होगा। अच्छा, महादशा इनकी शुक्र की ही चल रही 2033 तक, है ना। शुक्र यहाँ उच्चाभिलाषी है, मीन इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे मकर में बैठा है, लेकिन शुक्र मीन लग्न की गुरु की कुंडली में अकारक ग्रह है, तृतीय से और अष्टमेय से, तो इसलिए शुक्र की महादशा कोई बहुत अच्छी नहीं। हाँ, सूर्य की महादशा थोड़ा ठीक ठाक होगी 2033 से, हाँ 2033 से, हाँ ये ठीक होगी, क्योंकि यहाँ बुधादित्य का योग बना रहा है, तो इसलिए ये तो ठीक ठाक होगा। हाँ, बस एक फर्क है कि खष्ठेश सूर्य है, रोग ऋण शत्रु 3 का मालिक है ना, और ये सूर्य राहु से अटैच है, ठीक, और बुध भी साथ में लगा हुआ, शनि की भी यहाँ दृष्टि आ रही, तो राहु शनि सूर्य और बुध है ना, 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन दसम घर पे बन रहा है। तो राहु के बारे में पहले, सूर्य के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये रोग का मालिक हो गया है नी, तो हड्डियों में प्रॉब्लम देगा, खास करके स्पाइनल कार्ड में, सही है ना, रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या जीवन में कभी न कभी, हाँ इनको रही थी। वो जब एक ये पिक्चर किए थे मिल्खा सिंह की ऊपर जो बायोग्राफी बनाए थे ना ये, तो उसमें उसके दौरान ये बहुत मेहनत बहुत की है जिम में, तो ये सब समस्याएं बनी रहती, इंटरव्यू देखें, ये चीज इस जन्म कुंडली पे है। बाकी और तो ठीक, हमारे हिसाब से तो कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, शादी ब्याह देखिए, हाँ विवाह का देखो, तो विवाह का मालिक बुध यहाँ सूर्य के साथ है, खष्ठेश के साथ, और राहु से अटैच है, शनि की दृष्टि है, तो विवाह में इसमें एक तो इस पे 7वें घर पे गुरु की दृष्टि है, ठीक, 9वीं दृष्टि आई, 7, 8, 9, तो विवाह तो होगा, लेकिन विवाह में थोड़ा देरी, हाँ देर से हुआ, लेकिन हाँ योग है, बाकी ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक है कुंडली, कोई बहुत इसमें ऐसा विशेष नहीं है बताने वाला। अच्छा, हाँ अच्छा, देखिए ये पहली कुंडली ऐसे मिली, हाँ ये है कि इनका जो गुरु है ये नीच का यहाँ पड़ा हुआ है ना, इसका मालिक शनि चौथे केंद्र में है, राहु की भी यहाँ दृष्टि, राहु शनि केतु है ना, 3 का कॉम्बिनेशन चौथे घर पे बन गया, तो क्राफ्ट तो अच्छी है ना, क्राफ्ट फरहान अख्तर की अच्छी है ना फिल्मों के लिए, लेकिन अब सफलता के लिए किसी न किसी राजयोग की, बड़े राजयोग की जरूरत पड़ती है, तो वो अभी इसमें दिखता नहीं। एक बुधादित्य का योग काम करेगा 2033 के बाद, तब इनकी कुछ अच्छी फिल्में सफल होंगी, ऐसा। तो इसका मतलब यह है कि सफलता जो होती है अच्छे लेवल पर, और एक बात और है जो आप कहते हैं कि वो देशकाल और परिस्थिति, हाँ वो तो होते जैसे कुंडली में राजयोग नहीं है, लेकिन ये पैदा अमीर घर में हो गए, और ऐसे घर में जहाँ पहले से उस क्षेत्र में सफल लोग थे, तो उसका इनको लाभ मिला, क्योंकि पंचम भाव मजबूत है, भाग्य भाव मजबूत है, तो उसका लाभ मिला। अच्छा, अगर यही कुंडली मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो जाती तो ये जितनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो ये इतनी ही करते ना, लेकिन उतना परिणाम ना निकलता, है ना, नहीं, क्योंकि इनकी देशकाल परिस्थिति अच्छी है, इस वजह से परिणाम अलग है, इनकी मेहनत का थोड़ा निकल रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस समय के जितने एक्टर इनके समकालिक हैं, उसमें में से ये सबसे मेहनती एक्टर में से, क्राफ्ट इनकी बहुत अच्छी
मतलब ये शरीर के ऊपर इतनी मेहनत कर लेता है ये एक्टर, और उसके बावजूद हम हैरान थे कि इसकी पिक्चरें क्यों नहीं चलती हैं। हाँ, ये सुपरस्टार नहीं बन पाए। तो वो इसी कारण से है कि इसमें कोई बड़ा राजयोग नहीं केंद्र त्रिकोण में। हाँ, बाकी क्राफ्ट अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस इनको अगर लाभ मिलेगा तो 2033 जब सूर्य की महादशा लगेगी तब बुधादित्य योग का फल इनको अच्छा तब मिलेगा। हाँ, अच्छा मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए कि जैसे ये गुरु और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये यहाँ गज केसरी बनाएंगे? नहीं, यहाँ गज केसरी नहीं बनेगा है? नहीं, केंद्र त्रिकोण में होता तो बनता। केंद्र त्रिकोण में इकट्ठे हो, मतलब गुरु और चंद्रमा दोनों केंद्र त्रिकोण में होते ना? कहीं ना कहीं वहां से देख रहे होते या इकट्ठे होते, लग्न से, चतुर्थ से, सप्तम से, दशम से। अब एक चीज और देखिए, अभी हमारी एक लोगों से बात हो रही थी दिल्ली में, तो दोस्त है हमारे, तो उनके गुरु जी वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो ये जो हमारे दोस्त हैं ये भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ये और इन्होंने जिनसे एस्ट्रोलॉजी सीखी गुरुजी वो भी एस्ट्रोलॉजर है। तो वो एसडीएम थे पहले, फिर रिटायर हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि गुरु चंद्रमा से गज केसरी और शुक्र चंद्रमा से शुक्र केसरी। ये शुक्र केसरी का क्या सही? नहीं, शुक्र केसरी जैसी कोई स्थिति किसी हमें किताब में नहीं मिली। पुराने जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं उनमें शुक्र केसरी जैसा कोई योग नहीं है। भृगु और पराशर वगैरह शुक्र केसरी में कोई योग नहीं बनता। नहीं, गज केसरी का योग का है वर्णन, और शुक्र केसरी जैसी कोई। अच्छा, और शुक्र चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं तो कुछ ये शुक्र चंद्रमा इकट्ठा होता तो लक्ष्मी योग वो भी बनाता है। और दृष्टि संबंध हो तब भी दृष्टि संबंध में बनाता है। अच्छा, तो लक्ष्मी योग तो इनके पास है ही, लक्ष्मी योग है ना? गुरु शुक्र एक साथ में है, शुक्र चंद्रमा आमने सामने है ना? वो तो इनके पास है, पैतृक रूप से है। ये चीज तो है। बाकी और इस कुंडली में कोई ऐसी विशेष चीज नहीं दिखती। रोग के मामले हमने बताया है कि रीढ़ की हड्डी में नहीं कोई न कोई जीवन में समस्या आने की स्थिति इसमें दिखती है। वो चीज तो। अच्छा, तो जैसे एक चीज बताइए कि जैसे एक डॉक्टर होता है तो वो जब मरीज की डायग्नोसिस करता है किसी रोग के बारे में, तो मरीज को पहले से आगाह कर देता है। तो ज्योतिष विज्ञान के सहारे कुंडली देख के इस तरीके से रोगों का आगाह किया जा सकता है पहले। किया जाए कि इंसान उस क्षेत्र में जाए ही ना जिस क्षेत्र में उसको रोग बनने की संभावना बनती है ना। अगर ये जैसे आप बताए रीढ़ की हड्डी वाला इनको प्रॉब्लम, तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम ज्यादातर उनको होती है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज। तो अगर वो लोग हैवी एक्सरसाइज ना करें तो रीढ़ की हड्डी की उतनी प्रॉब्लम ही नहीं है। उतनी प्रॉब्लम का है ना? भाई सीधी सी बात है कि ये ज्योतिष शास्त्र गाइड करता है कि हमारे प्रारब्ध से हमको क्या ग्रह स्थिति मिली। तो अगर हम उससे बच भी सकते हैं काफी हद तक, है ना? कुछ तो प्रभाव आएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि बचा नहीं जा सकता। तो ये जो चीज कही जाती है कि प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, इसके ऊपर थोड़ा कुछ बातचीत करिए। प्रारब्ध में 3 तरह के कर्म हिंदू सनातन शास्त्रों में बताए गए हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध, और एक जो हम लोग हर समय करते हैं दिन भर। तो संचित कर्म होता है, उसमें पुराना जितना डेटा है, कई अनंत जन्मों का, वो रहता है। उसमें से थोड़ा थोड़ा हर जीवन में निकाल करके प्रारब्ध बनता है ना? तो उससे उस जीवन का निर्वहन होता है जो जन्म मिला। और जब जो कार्य किया जाता है नहीं, तो ये भी ऐड होता है उसमें। अच्छा, तो इसीलिए मतलब सब लोग ये कहते हैं, जो शास्त्र भी और सारे पुराने लोग भी, कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए ताकि प्रारब्ध अच्छा निर्माण हो। भाई पिछला तो कोई नहीं जानता कि हमने कौन से कर्म किए थे, ठीक है ना? जिन धर्मों में जन्म मरण की बाद
है नी, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, पुनर्जन्म की जिसमें व्यवस्था है जिन धर्मों में, उसमें ये प्राचीन काल से ही मान्यता है कि अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, नहीं इस जीवन में तो अगले जन्म में। ठीक है, जो धर्म इसको नहीं मानते कि कोई दूसरा जन्म होता है, वो एक अलग बात है। तो जब पुनर्जन्म की श्रृंखला में ये मान्यता है और ये शास्त्रों में भी वर्णित है कि अपने कर्मों का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है, वर्तमान जीवन में या अगले जन्म में, तो फिर उसको अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए। ये तो है। और ये जो पुनर्जन्म वाला जैसे आप बताए, तो ये आपके ज्ञान के हिसाब से क्या है कि इंसान जब वध्यान करता है तो क्या ध्यान में कुछ विधि ऐसी भी हैं कि जिनसे पुनर्जन्म की श्रृंखलाएं खुलती हैं और उनसे इंसान ये जान जाता है कि हम पिछले जन्मों में क्या कर रहे थे? देखो, अभी तो मस्तिष्क के 3 हिस्से बताए गए हैं, चेतन, अवचेतन, है नी, और परम चेतन। मस्तिष्क के 3 अंग। तो 3 हिस्से में चेतन मस्तिष्क वो है कि जो हम दैनिक अपना कार्य करते हैं जीवन में, बच्चे से लेके और मृत्यु पर्यंत तक। अवचेतन मन वो है जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है कि कल हमें क्या करना। अच्छा। या आज हम जो कर रहे हैं इसमें आगे क्या करना, क्योंकि हर क्षण का, हर पल के आगे का पल किसी को नहीं पता हम क्या होगा। तो अवचेतन मन इसको चेतन मन को नियंत्रित करता है, और अवचेतन मन को नियंत्रित करता है परम चेतन, है ना। तो चेतन तो हो गया हमारा फिजिकल फॉर्म, जो बॉडी का या है ना माइंड का ये है। अवचेतन मन है जो हमारा, वो वास्तव में हमारा प्रारब्ध भी है ना, और वो आत्मा को कहा गया है ना। अवचेतन आत्मा निर्देश करती है शरीर को कि ये कार्य करो। ठीक है, अब उसका जो मालिक है परम चेतन, वो परमात्मा है। परमात्मा आत्मा को नियंत्रित करते हैं, वो आत्मा को निर्देश देते हैं कि तुम ऐसा करो। ठीक है ना। तो बस वो प्रक्रिया। तो अभी इसमें एक चीज हमारा सवाल है, लंबी हो गई वीडियो, आखिरी सवाल पूछें कि आत्मा यानी कि जैसे जो अवचेतन मन है वो चेतन मन को निर्देश देता है कि तुम ये काम करो, तो ये जो अवचेतन मन है ये किसी के कंट्रोलिंग में है, इसका मतलब परम चेतन की। तो क्या परम चेतन ये अवचेतन को निर्देश देता है कि तुम चेतन को निर्देश दो कि ये काम करे ताकि तुम अपने प्रारब्ध को भोगो? हाँ, क्योंकि जब आपने कुंडली खोली उनकी, जो लोग गबन किए इस देश में, तो वो लोग अपने अवचेतन से ही काम करते रहे। हाँ, और उसके बाद आके जेल में बैठ गए। तो अगर उनके अवचेतन में ये पहले से पड़ा होता कि हम जेल चले जाएंगे तो वो गलत काम न करते। इसका मतलब है कि तो फिर वो भी बात सही हो गई शास्त्रों की कि प्रारब्ध जो है वो इंसान भोगेगा ही भोगेगा। हाँ है तो है। तो उससे बचा कैसे जाए? नहीं, बचने का हमने कहा है कि तरीका यही है कि कर्म बंधन को ढीला किया जाए। कैसे? प्रारब्ध को कैसे? उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम, है ना, आहार विहार संतुलित संयमित, शाकाहार, मांस मदिरा आदि का सेवन न करना, है ना, वेश्यावृत्ति, जुआ जैसी चीजों का त्याग करना। यानी कि जो चीजें हम लोगों मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि शरीर को शुद्ध करना। जब शरीर शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा। ठीक है ना। मन जब शुद्ध होगा तो अवचेतन मन शुद्ध होगा। ठीक, तो जाकर के प्रक्रिया बदलेगी। चलिए किसी और वीडियो में किसी जो है और उसमें बताइएगा उसके बारे में। जो अभी आप एक विषय शुरू किए ध्यान वाला, है ना, उसको किसी और में बताइएगा। ये बहुत लंबी हो गई। ठीक, तो ये इसमें कुल मिला के कोई राजयोग तो है? फरहान अख्तर की कुंडली ठीक ठाक है। मतलब राजयोग नहीं है तो देखिए उनका असर भी जीवन में है। हाँ बिल्कुल है। उस लेवल पर। हाँ, हमने कहा नहीं कि क्राफ्ट बहुत अच्छी है इनकी, और इनके पास सारी सुविधाएं हैं। अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। हाँ, क्राफ्ट अच्छी है, लेकिन चूंकि कोई राजयोग नहीं है बड़ा, इसलिए इनकी फिल्मों को वो स्तर की सफलता नहीं मिलती है जो चाहिए। और इनके हमने देखा कि
मतलब इनके पास सारी सुविधाएं हैं और कुछ लोग फिल्मों में ऐसे आए कि जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं एक्टर, लेकिन उनकी फिल्में ऐसी ब्लॉकबस्टर होती हैं क्योंकि उनकी कुंडलियों में राजयोग पड़े हुए राजयोग है तभी तो होती है। तो इसका मतलब है कि राजयोग अपने आप में बहुत एक पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है ना। इसी वजह से इनकी चर्चा भी बहुत है शास्त्रों में। शास्त्रों में कुंडली में राजयोग होना ही चाहिए अगर अच्छे लेवल पर अगर जीवन में अच्छी सफलता चाहिए, है ना, तो राजयोग बहुत जरूरी है। तो ठीक है फिर। बाकी फरहान अख्तर की ये जन्म कुंडली ठीक है। ठीक है।